मीनल फटाफट अपना काम निपटाकर कमरे में आई तो देखा सूरज अपना सामान पैक करने में लगा हुआ था। कल सुबह 10 बजे की उसकी ट्रेन है, इसलिए सारे जरूरी डॉक्यूमेंट रखने में लगा हुआ था। मीनल को देखते ही बोला, मीनल मैं अपने डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े वगैरह रख दो, तो पैकिंग थोड़ी जल्दी हो जाएगी। फिर मैं चाचा जी के घर भी मिलाऊंगा। आखिर छुट्टी इतनी सी तो मिलती है। अब इतने से दिनों में जितने ज्यादा लोगों से मिल सकूं उतना ही अच्छा। नहीं तो बेवजह माँ को ताने सुनाएंगे कि बेटा आया था और मिलकर भी नहीं गया। मीनल सूरज की बात सुनकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसे यूं खड़ा देखकर सूरज बोला, अरे खड़ी क्या हो, जल्दी से पैकिंग करवा दो। तभी मीनल बोल पड़ी, सूरज प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। अब तो इतने साल हो गए, प्लीज मुझे भी ले चलो। मीनल लगभग गड़गड़ाते हुए सूरज से बोली। उसकी बात सुनकर सूरज बोला, मीनल क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम इस घर की बहू हो। माँ की सेवा, घर की सारी जिम्मेदारी आखिर तुम्हें ही तो निभानी है। तुम यहाँ की जिम्मेदारी निभाती हो तभी तो मैं वहाँ चैन से रह पाता हूँ, कमा पाता हूँ। पर तुम हर बार जिद लेकर बैठ जाती हो। सूरज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। जब शादी होकर आई थी तब एक कुंवारी ननद और एक देवर की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी थी। पर अब उन सबकी भी शादी हो चुकी। देवर नौकरी पर लग चुका और घर में देवरानी मधु भी आ चुकी है। अब तो माँ अकेली नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, माना कि दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी शादियों के कर्जे तो सिर पर है। वो तो चुकाना है। और वो तो तभी चुका पाऊंगा ना जब मैं बाहर आराम से कमा पाऊंगा। सबकी जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी जिम्मेदारी कब निभाओगे? और साथ रहकर भी तो कमाया जा सकता है। क्या जो पति पत्नी बाहर रहते वो कमाते नहीं है, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते नहीं है? मीनल तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो खर्चे बढ़ नहीं जाएंगे? मुझे अधिकतर पैसा यहाँ भेजना पड़ता है। वहां तो मैं एक कमरे में गुजर बसर कर लेता हूँ, रूखी सूखी खा लेता हूँ। पर तुम वहां जाओगी तो हमें पूरी गृहस्थी बसानी पड़ेगी। फिर इतने पैसे कहाँ से दे पाऊंगा? भला कैसे हो पाएगा ये सब? मैं कम से कम मैं गुजर कर लूंगी। चाहो तो मैं जॉब कर लूंगी। हम दोनों मिलजुल कर कमा लेंगे। पर सूरज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना। बस करो मीनल। क्यों नहीं समझना चाह रही हो तुम मेरी बात? बस एक ही जिद लेकर बैठी हुई हो। यहाँ रहकर माँ की सेवा करने में आखिर हर्ज क्या है? अब की बार सूरज थोड़ा सख्त होते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मीनल हताश होकर बैठते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ या नहीं पता नहीं, पर तुम शायद समझना ही नहीं चाह रहे हो। शादी की है मैंने तुमसे, तुम्हारी माँ से नहीं जो जिंदगी भर। कहते कहते मीनल रुक गई। पर उसकी बात सुनकर सूरज गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे के बाहर चला गया। वही मीनल पलंग पर बैठी बैठी रो दी। 5 साल हो गए उनकी शादी को। कभी भी सूरज के साथ चैन के पल नहीं बिता पाई। जब शादी होकर ससुराल आई थी तो ससुराल में सास शर्मिला जी, पति सूरज, ननद नेहा, देवर राजेश ही थे। पिता थे नहीं, दोनों भाई बहन उस समय पढ़ रहे थे। अकेले सूरज पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो बाहर रहकर जॉब करता था। शुरुआत में जब उसने अपने साथ मीनल को ले जाना चाहा तो शर्मिला जी ने मना कर दिया। बेटा पहले घर की जिम्मेदारियों को निभाओ। दोनों भाई बहन तेरी जिम्मेदारी है, इस घर के खर्च, उनकी पढ़ाई तेरी जिम्मेदारी है। ऊपर से भी तेरी शादी का कर्जा भी हो गया। अभी से अगर बहू को अपने साथ ले जाएगा तो भला यहाँ क्या खर्च कर पाएगा? और वैसे भी कुछ दिन बहू को मेरी सेवा तो कर लेने दे। उसके बाद तो तुम दोनों को जिंदगी भर साथ ही रहना है। माँ की बात मानकर सूरज मिनल को यही छोड़ गया। हालांकि उसकी जॉब अच्छी थी, अच्छी सैलरी भी थी। पर जिम्मेदारियों के चलते अब वो मिनल को साथ लेकर नहीं जाता। साल में एक बार आता था, वो भी कुछ दिनों के लिए। उसमें भी कभी इस रिश्तेदार से मिलने जाना है तो कभी उस रिश्तेदार से मिलने जाना है। कभी कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनवाने जाना है। दिन भर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता। इधर मीनल घर के कामों में लगी रहती। जब भी सूरज घर आता तो वो दिन परिवार के लिए त्योहार की तरह ही होता था। सब नई नई फरमाइशें शुरू कर देते। मीनल बस उन फरमाइशों को पूरी करने में लग जाती। सूरज के साथ तो वो रात में कुछ पल ही उसके होते थे, जिसमें वो दोनों इतना थक चुके होते थे कि बिस्तर पर पड़ते ही दोनों को नींद आ जाती। इस कारण आज तक दोनों माता पिता नहीं बने। लेकिन अब शादी के 5 साल बाद हर कोई उसे मां ना बनने के लिए ताने मारना शुरू कर चुका था। देवरानी के आने के बाद तो स्थिति और भी बदतर हो चुकी थी। उसकी स्थिति तो ऐसी हो चुकी थी कि वो घर में नौकरानी की जैसी थी। दुख तो उसे इस बात का ज्यादा था कि सास शर्मिला जी भी पीछे नहीं रहती। घर का सारा काम भी करवाती और ताने की बौछार भी करती। उनके ये ताने दिल को छलनी कर जाते। मीनल ने एक दो बार सूरज से कहा, पर सूरज की आंखों पर तो माँ की विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। वो तो मानने को तैयार नहीं था कि माँ ने ऐसी बात बोली भी होगी। खैर रात को 11 बजे सूरज घर लौटा। सूरज के पास घर की दूसरी चाबी रहती थी, जो वो अक्सर यहाँ आता था तब अपने पास रखता था।
क्योंकि कई बार रिश्तेदारों के घर से लौटने में रात को काफ़ी लेट हो जाता था, तो उसे किसी को जगाना नहीं पड़ता था। वो दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो शर्मिला जी उस समय जग रही थी। उनके कमरे की लाइट जलती देखकर सूरज उनके कमरे की तरफ गया तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी। शर्मिला जी के साथ मधु और राजेश भी थे। माँ जी, आपको पता है आज भैया भाभी के कमरे में से आवाज़ें आ रही थी। शायद भाभी भैया के साथ जाने की जिद कर रही थी। भैया ने तो मना कर दिया तो भाभी रो रही थी। मधु शर्मिला जी को सूरज के कमरे का हालचाल सुना रही थी। अरे जितनी भी जिद करनी है कर लेने दो, मेरा सूरज उसको लेकर नहीं जाएगा। आखिर मैंने सूरज को यूं ही समझा बुझाकर अपने विश्वास में नहीं रख रखा है। इस महारानी को तो बस छोड़कर जाने की लगी हुई है। शर्मिला जी मधु को जवाब देते हुए बोली। उनकी बात सुनकर राजेश बोला, माँ पर कर्जा तो चुक चुका है ना। अरे चुप कर, धीरे बोल जरा। कर्जा तो चुक चुका है, वो भी मेरी समझदारी के कारण। सूरज की शादी के पहले वो जो पैसे घर भेजता था उसमें से अधिकतर पैसा तो मैं जमा कर लेती थी। इस कारण कर्जा इतना नहीं हुआ था। पर ये बात मैंने सूरज को बताई नहीं। अगर ये बात मीनल को पता चल गई तो वो यहाँ से सूरज के पास चली जाएगी। तब तो सूरज यहाँ पैसे देना ही बंद कर देगा। अरे सूरज जितने पैसे भेजता है मैं सोच रही हूँ कि उन्हें इकट्ठा करके 3-4 साल में एक 50 गज का ही सही प्लॉट खरीद लूँ। शर्मिला जी ने बोला। पर भाभी, कहते कहते राजेश रुक गया। अरे छोड़ो उसे, उस बांझ को तो ऐसे ही रहने की आदत हो चुकी है। अचानक मीनल के लिए बांझ शब्द सुनते ही सूरज उसके आगे कुछ सुन ही नहीं पाया। मतलब मीनल गलत नहीं कहती थी। भला उसकी ही माँ इतनी स्वार्थी हो गई कि अपनी खुशी के लिए उन्हें अपने बड़े बेटे बहू नजर ही नहीं आए। सूरज ने इसके आगे कुछ नहीं सुना और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। कमरे में आया तो देखा मीनल सो चुकी थी। पर आज वो मीनल को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी जिम्मेदारी और उसके परिवार के चलते बेचारी ने कितना कुछ भुगता है, इसलिए शायद वो इतनी बड़ी बात कह गई। खैर उस समय तो सूरज ने कुछ नहीं कहा। सुबह मीनल अपने रोज के समय पर उठी और अपने रोजमर्रा के काम में लग गई। जब सूरज की नींद खुली तो उसने मीनल को बुलाया और अपना सामान पैक करने को कहा। तो उसने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया। जब शर्मिला जी की नींद खुली तो देखा मीनल रसोई में नहीं थी। वो उसे ढूंढती हुई कमरे में आई तो देखा अपना सामान पैक कर रही थी। ये देखकर शर्मिला जी ने कहा, अरे बहू तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो, जा तो सूरज रहा है तुम नहीं। लेकिन मीनल के जवाब देने से पहले सूरज ने कहा, नहीं माँ, इस बार मीनल भी मेरे साथ जा रही है। मैं उसे अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही अपने अरमानों पर पानी फिरते देखकर शर्मिला जी बोली, अरे पर ऐसे कैसे, तेरी जिम्मेदारियाँ। मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी है माँ। दोनों भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी करवा चुका हूँ। अब राजेश भी अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है तो वो घर की जिम्मेदारियां निभा सकता है। रही बात थोड़े बहुत कर्जे की, तो अब राजेश को भी ये जिम्मेदारी लेने दो। पर तू ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कैसे मोड़ सकता है। शर्मिला जी बस इतना ही बोल पाई थी कि सूरज ने पलटकर कहा, मैंने अपनी किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा माँ। कल रात आप लोगों ने जो बातें की थी ना वो मैंने सुन ली। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। अब मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी के प्रति है तो उसे भी निभाने दो। और सबसे बड़ी बात माँ, मेरी पत्नी बांझ नहीं है। ये सब सुनकर तो मीनल की आंखों में से भी आंसू आ गए। अपनी सच्चाई अपने बेटे के मुंह से सुनकर शर्मिला जी कुछ कह नहीं पाई और ना ही मीनल को जाने से रोक पाई। आखिर 5 साल की तपस्या के बाद मीनल सूरज के साथ रवाना हो गई अपनी गृहस्थी बसाने के लिए और शर्मिला जी यही रह गई अपने छोटे बेटे बहू के पास। अब सारा खर्चा राजेश को करना पड़ता था और घर का काम मधु को। दोनों को इसकी आदत थी ही नहीं तो दोनों चिढ़ चुके थे। अब शर्मिला जी को अपने छोटे बेटे बहू से भी बातें सुननी पड़ती और बदले में उनके जवाब देने से घर का माहौल हमेशा ही खराब रहने लगा था।